दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आप एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख पाएँ। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो बिगनर्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज़ नेचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी की बुराई करना, आलोचना करना। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति या फिर कुदरत। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वी शुड नॉट क्रिटिसाइज़ नेचर। हमें प्रकृति की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन अ गार्डन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा तब हमें वॉज का यूज़ करना होता है। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें वर का यूज़ करना होगा। उसके अलावा दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? टू बॉयज़, दो लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, इन अ गार्डन, एक बगीचे में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन अ गार्डन, दो लड़के एक बगीचे में खेल रहे थे। दे सॉ ब्लैकबेरीज इन अ ट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। दे सॉ। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे सॉ, उन्होंने देखा। क्या देखा? ब्लैकबेरीज, जामुनों को देखा। इन अ ट्री, एक पेड़ पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे सॉ ब्लैकबेरीज इन अ ट्री, उन्होंने एक पेड़ पर काले जामुन देखे। देयर माउथ बिगन वाटरिंग। दोस्तों, THER देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होती है तो देयर का यूज़ किया जाता है। और बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन। और वाटर का मतलब पानी देना या फिर पानी आना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर माउथ बिगन वाटरिंग, उनके मुंह में पानी आने लगा। दे वॉन्टेड टू ईट दैम। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वांट का मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे तब आपको इस रूल को याद रखना है कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और जब आप टू के बाद अगली वर्ब को मेंशन करेंगे आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है ईट। ईट मतलब खाना। दैम मतलब उन्हें, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू ईट दैम, वे उन्हें खाना चाहते थे। और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? दैम जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? काले जामुनों के लिए। बट द ट्री वॉज टू हाई। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। बट द ट्री वॉज टू हाई, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था।
द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज, और जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो क्या थी, वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज, मतलब जो समस्या थी वो ये थी कि काले जामुनों को कैसे लिया जाए। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ द बॉयज सैड, उनमें से एक लड़के ने कहा, समटाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लें, बहुत काम का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर ता है ती है जैसे शब्द आएंगे। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में है वो है नेचर, NATURE, नेचर, और इसको इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है जो कि एक सिंगुलर नाउन है। और जैसा मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में। तो रूल के साथ अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वन ऑफ द बॉयज़ सैड, एक लड़के ने कहा, समटाइम्स, कई बार, नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक्स, कई बार प्रकृति गंभीर गलतियां करती है। ग्रेव मतलब गंभीर। तो उसने क्या कहा उनमें से एक लड़के ने कि कई बार जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो बड़ी गंभीर गलतियां करती है। इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री, वेयर एज अ हैवी फ्रूट लाइक वाटरमेलन ग्रोज ऑन द ग्राउंड। चलिए दोस्तों लंबा सेंटेंस है तो थोड़ा थोड़ा कर इसको ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप समझ सकें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे स्थानों में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इट का जो यहाँ पर लगाया गया है ये इट जो है वो नेचर के लिए यूज़ किया गया है, ये एक प्रोनाउन है और इट के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा? इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री, कि इसने मतलब कि एक बहुत ऊंचे पेड़ पर छोटे फल जैसे जामुनों को उगाया है। वेयर एज मतलब जबकि, इट अ हैवी फ्रूट लाइक वाटरमेलन, जबकि एक जो वज़नदार फल है जैसे कि तरबूज, ग्रोज ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर उगता है। तो इस चीज़ का मतलब समझ ही आ गया होगा दोस्तों कि उनमें से जो एक लड़का था उसने कहा कि कई बार जो है वो प्रकृति काफ़ी गंभीर गलतियाँ करती हैं। अब उसने आगे इस चीज़ का क्या एग्जाम्पल दिया कि इसने एक छोटे से मतलब एक छोटा सा फल जैसे कि जामुन को इतने ऊंचे पेड़ पर लगाया, जबकि जो एक भारी वज़नदार फल है जैसे कि तरबूज उसने ज़मीन पर लगाया है। द अदर वन नोडेड, नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। द अदर वन नोडेड इन अग्रीमेंट, सॉरी दोस्तों, नोड का मतलब सिर्फ सर हिलाना होता है और अग्रीमेंट का मतलब सहमति। तो उसका क्या अर्थ हुआ? द अदर वन नोडेड इन अग्रीमेंट एंड सेड, मतलब दूसरे वाले ने सहमति में सर हिलाया और कहा, आई क्वाइट अग्री विद वॉट यू से। क्वाइट मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल, ये बिल्कुल लॉजिकल मतलब तार्किक लगता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर इट के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। साउंड का मतलब आवाज़ होता है। उसके अलावा दोस्तों ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लगना, और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, मतलब जिसमें कोई लॉजिक से लॉजिकल कहा जाता है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा कि इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल, मतलब ये बिल्कुल ही तार्किक लगता है। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड why nature does not understand the logics of proportion। चलिए इसका मतलब क्या वो देख लेते हैं। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और फेल का मतलब होता है विफल होना। तो उसने आगे क्या कहा? लेकिन मैं इस बात को समझने में विफल हो जाता हूँ। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड मतलब क्या हुआ कि लेकिन मैं इस बात को समझने में विफल हो जाता हूँ कि वाई नेचर डज नॉट अंडरस्टैंड, कि जो नेचर है, कुदरत है, प्रकृति, वो क्यों नहीं समझता। अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन जो अनुपात का जो तर्क है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। तो उसने क्या कहा कि मैं इस बात को समझने में विफल होता हूँ और कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो इस मतलब जो अनुपात का जो तर्क है उसको जो प्रकृति है वो क्यों नहीं समझती है। नाउ यू सी, अब आप देखो, हाउ सिली
इज़ दैट, कि ये कितना ज़्यादा सिली बात है, कितनी मजाकिया बात है, दैट वन हैज़ टू क्लाइंब सो हाई, कि किसी को भी बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है, एंड टेक ऑल द पेन्स, और सारे जो दुख हैं वो उठाने पड़ते हैं, ऑफ क्लाइंबिंग फॉर सच ए स्मॉल फ्रूट्स, मतलब पेड़ पर चढ़, मतलब जो चढ़ने के जो सारे दुख हैं उठाने पड़ते हैं, किस लिए? फॉर सच ए स्मॉल फ्रूट्स, इतने छोटे फल के लिए। आई पर्सनली फील दैट नेचर इज़ नॉट परफेक्ट, तो उसने क्या कहा? आई पर्सनली फील, मतलब पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। उसने आगे क्या कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जो नेचर है, दैट नेचर इज़ नॉट परफेक्ट, कि जो नेचर है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब वो परिपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखिए। ऑल ऑफ अ सडन अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज फेल ऑन द हेड ऑफ ए बॉय। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FALL फॉल मतलब गिरना, और सेकंड फॉर्म है फेल। और आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक या फिर एकाएक। ऑल ऑफ ए सडन मतलब कि अचानक। अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज, बंच का मतलब तो गुच्छा, मतलब अचानक एक जामुनों का गुच्छा फेल गिरा ऑन द हेड ऑफ ए बॉय, एक लड़के के सर पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑल ऑफ ए सडन अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज फेल ऑन द हेड ऑफ ए बॉय, अचानक एक लड़के के सर पर जामुनों का एक गुच्छा गिरा। ही लुक्ड अप, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और अप मतलब ऊपर। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, बट डिड नॉट से एनीथिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप इस रूल को भी याद रखें कि डिड नॉट के बाद आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही लुक्ड अप बट डिड नॉट से एनीथिंग, उसने ऊपर देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। बट द अदर बॉय सेड, लेकिन दूसरे लड़के ने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर अ मोमेंट अगो एंड द नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन। चलिए दोस्तों, कितना एक अच्छी लाइन है कुछ समझाने वाली, इसे ज़रूर ध्यान से देखें। सिर्फ ग्रामर की दृष्टि से नहीं, कुछ सीखने की दृष्टि से भी इस लाइन को ध्यान से सुने। बट द अदर बॉय सेड, दूसरे लड़के ने कहा, क्या कहा? फ्रेंड्स, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर अ मोमेंट अगो। और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि दोस्तों, अ मोमेंट अगो मतलब एक क्षण पहले हम नेचर की आलोचना कर रहे थे, मतलब हम जो प्रकृति है, नेचर है, कुदरत है, उसकी हम आलोचना कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। एंड द नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई। गिव मतलब देना, थर्ड फॉर्म गिवन। तो उसने आगे क्या कहा? एंड द नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन, और कुदरत ने हमें एक सबक दिया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बट द अदर बॉय सेड, लेकिन दूसरे लड़के ने कहा कि फ्रेंड्स, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर अ मोमेंट अगो, मतलब कि दोस्तों हम एक क्षण पहले कुदरत की, प्रकृति की बुराई कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। एंड द नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन, और प्रकृति ने हमें एक सबक दिया है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, इफ़ इट हैड बीन वाटरमेलन, कि यदि ये तरबूज होता, इंस्टीड ऑफ ब्लैकबेरीज, इंस्टीड ऑफ मतलब की बजाय। तो उसने क्या कहा कि कल्पना करो यदि जामुनों की बजाय ये एक तरबूज होता, इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड, इसने आपके सिर को तोड़ दिया होता। एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, और आप जीवित नहीं बचे होते। चलिए, तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है या कह सकते हैं जो लॉजिक है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यदि उस बालक के सर पर जामुनों का गुच्छा नहीं गिरा होता, कोई तरबूज गिरा होता, तो जाहिर सी बात है उसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट लग सकती थी। जबकि जो जामुन है वो वज़न में बहुत कम होते हैं, जिससे ज़्यादा चोट बच्चे को नहीं लगेगी। चलिए आगे देखिए, वो बहुत ही लॉजिकल बात है। ओ यस, हाँ, नेचर इज़ परफेक्ट, नेचर जो है कुदरत है वो परफेक्ट है, परिपूर्ण है। एंड इज़ बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, और वो बुराई के, आलोचना के परे है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी का यदि मॉरल के बारे में बात की जाए तो मॉरल आपको खुद ही समझ आ गया होगा पूरी कहानी सुनने के बाद कि मॉरल दोस्तों यही है कि जो नेचर है, कुदरत है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। कई बार हम बुराई करते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तब भी हम बुराई करते हैं कि ज़्यादा बारिश हो रही, जब बारिश नहीं होती तब भी हम उस चीज़ की आलोचना करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो नेचर है उसका अपना एक सिस्टम है जो हमारे भले के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह के वीडियोस को देखकर आपको क्या बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।